सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम चैप्टर 9 कर रहे हैं द थ्योरी ऑफ फॉर्म 2 द लॉन्ग रन मल्टीपल इनपुट मॉडल। तो अभी हम उसका 9.2 द प्रोडक्शन फंक्शन इन द लॉन्ग रन का इंट्रो हमने कर लिया है। हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट्स एंड अजम्पशंस एंड प्रोडक्शन फंक्शंस ऑफ एंड आइसोकॉन्ट्स। आइसोकॉन्ट्स का एक ग्राफ मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, गो एंड वॉच इट एंड देन यू कैन वॉच दिस वन। ओके, सो चैप्टर 8 में यानी प्रीवियस चैप्टर में हमने जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट पढ़ा था, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था जो कि यहाँ पे बता रखा है इन चैप्टर 8 ऑन सिंगल इनपुट आउटपुट मॉडल। हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट को डिफाइन किया था। हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, किसके बेसिस पे? चैप्टर 8 के बेसिस पे। क्या था? इफ़ यू रिमेंबर, इट वाज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिंगल इनपुट आउटपुट मॉडल था, ठीक है। ठीक उसी तरह चैप्टर 9 में मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास दो इनपुट हैं, क्योंकि हमारे पास x1 एंड x2 दो इनपुट हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट 1 एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट 2, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर दो हैं, ठीक है, और फंक्शन कुछ ऐसा है y इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2, ओके। तो हम यहाँ पर ये डी नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, ओके। x1 के रिस्पेक्ट में f ऑफ x1 x2 को हमने डिफरेंशिएट किया, पार्शियली डेरिवेट किया है, और f ऑफ x1 x2 को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया। कहने का मतलब ये है कि ये वो क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि अगर मैं अपना इनपुट x1 1 यूनिट से इंक्रीज़ करूं तो मेरा आउटपुट में कितना इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये वो क्वांटिटी कि अगर मैं इनपुट 1 को कांस्टेंट रखूँ और आउटपुट 2 को एक क्वांटिटी से इंक्रीज़ करूँ तो मेरा जो है कि कितना इंक्रीज़ होगा आउटपुट में, ठीक है। इसलिए हम इसे पार्शियली डेरिवेट करते हैं, ना कि सोलली, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और ये दोनों फ्रीली वेरिएबल हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इनके पास कोई रिलेशन नहीं है। वही यहाँ पे भी लिख रखा है, वही चीज़ ये एक्सप्लेन कर रखी है। व्हेन देयर आर 2 और मोर इनपुट्स द डेफिनेशन इज क्वाइट सिमिलर। Intuitively, the marginal product of input 1, for instance, is the extra output resulting from an additional unit of input 1 and 0 additional units of input 2। यानी हमने input 2 को कांस्टेंट रखा है, हमने उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करी है, बल्कि input 1 में हमने बढ़ोतरी करी है। इसलिए ये वो मार्जिनल प्रोडक्ट है जब आप input 1 को 1 यूनिट से बढ़ाते हो और input 2 को एज इट इज छोड़ते हो, ठीक है। हम इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे आप सबको पता होगा पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैसे डिनोट किया जाता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। f1 x1 x2 या फिर f डैश x1 x2 भी लिखा जाता है, ठीक है। और mp1 x1 x2 ये वो वैल्यू है, ये तो जो हमने अभी निकाला था, ये तो था डायरेक्ट mp1। अभी डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट आ सकता है, अगर फंक्शन आया तो फंक्शन आ जाएगा। पर अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालना चाहते हो जहाँ पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हो आपके पास इनपुट की x1 और x2 की, तब आप इसे कुछ ऐसे लिखते हो, mp1 x1 x2 इफ़ इट इज़ बीइंग इवेल्यूएटेड एट x1 x2। मतलब आपको पहले मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, फंक्शन को यानी ऐसे डेरिवेट करना है, और फिर उसमें आपको दोबारा वो डिफिनाइट वैल्यू जो दी गई है x1 x2 वो पुट करनी होती है। द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर इनपुट 2 इज़ डिफाइंड सिमिलरली, ठीक है, और वो मैंने बता दिया है यहाँ पे कैसे डिफाइन होता है। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In theory of consumer, the marginal rate of substitution was equal to the marginal utility good 1 divided by marginal utility of good 2. As we shall see, there is a close parallel in the theory of form. देखो ये है जो मैथमेटिकल फॉर्म इन्होंने लाइन में एक्सप्लेन करी है कि मार्जिनल सब्सटीट्यूशन रेट विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 एंड मार्जिनल यूटिलिटी 2। हम इनको जब डिवाइड करते हैं तब होता है। अब हम आते हैं अजम्पशंस पे, ठीक है, अजम्पशंस। अब आप कहोगे कि ये अजम्पशंस क्या थे? ये अजम्पशंस हैं प्रोडक्शन फंक्शन एंड इट्स एसोसिएटेड आइसोकॉन्ट्स के, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है और इससे हम रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोटोनिसिटी, पहला अजम्पशन है हमारा मोनोटोनिसिटी। इफ़ अ फॉर्म इंक्रीजेज वन आउटपुट विदाउट डिक्रीजिंग द अदर आउटपुट इंक्रीजिंग, कहने का मतलब अगर कोई फॉर्म अपना पहला इनपुट है ना
पहला इनपुट बढ़ा रही है और दूसरे इनपुट को कांस्टेंट रख रही है, ना उसे इंक्रीज़ कर रही है ना घटा रही है, तब हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा। और उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। और इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं एफ़ के x1 और x2 के रिस्पेक्ट में, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब MP1 एंड MP2 बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, ये है इनका पहला एग्जम्पशन कि अगर आपने एक यूनिट भी इनपुट बढ़ाया तो आपका आउटपुट बढ़ना तय है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, होने को तो कांस्टेंट भी रह सकता है, बट क्योंकि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एफिशिएंट है, ठीक है, तो इनपुट की एक क्वांटिटी बढ़ाने से कुछ ना कुछ चेंज तो आउटपुट में आएगा ही आएगा, और वो पॉजिटिव चेंज होगा, यानी वो बढ़ेगा ही, आउटपुट घटेगा नहीं हमारा। हम ये मान के चल रहे हैं बस। It also rules out the possibility of fat isoquants, that is, isoquants are other than the thin lines, and it rules out also isoquants that are horizontal, vertical, and upward sloping, that is, it forces isoquants to be downward sloping. कहने का मतलब ये है कि अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव मतलब ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो आइसोक्वांट हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये सेम केस है इंडिफरेंस कर्व में, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, अब सेकेंड अजम्पशन है हमारा कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी आइसोक्वांट्स आर कॉन्वेक्स। देयर आर सेवरल रीजन वाई दिस इज अ प्लॉजिबल अजम्पशन। प्लॉजिबल मतलब होता है रीजनेबल। ठीक है, हमारा सेकेंड अजम्पशन ही है कि आइसोक्वांट्स हमेशा कॉन्वेक्स होंगे, और कॉन्वेक्स कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, ये एक्सिस है ये दोनों, और हमारा ऐसा दिखता है। फर्स्ट, इन मैनी केसेस इट इज़ रीजनेबल। हम ऐसा क्यों अज्यूम करके चल रहे हैं? क्योंकि production techniques, many reasons, in many cases the production techniques can operate at different levels with output levels scaled proportionally, and that a firm can use two or more production techniques simultaneously. हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी फर्म दो से ज़्यादा प्रोडक्शन टेक्निक एक साथ यूज़ कर सकती है। ठीक है, और जैसे हमने जब वर्कर का और रॉ मटेरियल्स का केस जब हमने डिस्कस किया था और वो कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमारे पास दो केसेस बने थे, 2,3 का। ठीक है, और हम जो कि हमें y1 दे रहा था, एंड सपोज x1, x2, 3,2 इज़ अनदर एफिशिएंट टेक्निक। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक तो ये एफिशिएंट सेट था एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, और एक ये एफिशिएंट सेट था इसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये दोनों एफिशिएंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, और मतलब ये दोनों एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं। ठीक है, कंसिडर रनिंग द फर्स्ट टेक्निक एट हाफ। अब मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ कि मैं आधा आधा दोनों को करूँ, मतलब मैंने आधे प्रोसेस तक इसका हाफ प्ले किया और आधे प्रोसेस के बाद इसका हाफ प्ले किया, तो हाफ ऑफ करने से हमारे पास प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, इट वुड फेल टू बी कॉन्वेक्स इफ इट पास्ड अबव द पॉइंट मिड अवे बिटवीन दीज 2 points, that is 2.5. However, it cannot pass above 2.5 because at the point the firm can produce at least y equals to 1 just by running those two production techniques at the half level. कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट है जहाँ पर 2.5, 2.5 ये प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ होगा आइसोक्वांट होगा वो हमेशा, ठीक है, हमेशा इसके नीचे से ही पास करेगा। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल आइसोक्वांट है वो क्या हम हाफ ऑफ वे में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ने के बाद वो इधर लाई कर रहा है, तो हमारा ये जो पॉइंट है ना ये हमेशा इसके बाहर ही लाई करेगा, ये पॉइंट कभी भी, ठीक है, देखो, हाउएवर इट कैन नॉट पास अबव, मतलब ये जो पॉइंट है ये कभी भी इसके नीचे से नहीं जाएगा। उसने यहाँ पे लिखा है पास अबव, ये इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, ये आइसोक्वांट की बात कर रहा है कि जो हमारा आइसोक्वांट y इक्वल टू 1 हैगा वो हमेशा इसके नीचे से जाएगा, क्योंकि जब हमने ये सेट जो है कि इंक्लूड किया था तब हमारा जो आउटपुट था वो इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से हमारा इस सेट का आइसोक्वांट ऐसे जाएगा। तो ये वाला जो आइसोक्वांट है y इक्वल्स टू 1, ये हमेशा इसके नीचे ही लाई करेगा, ना इसके ऊपर आएगा और ना ही इसके, और मतलब इसको ओवरलैप करेगा और ना ही इसके आगे जाएगा। ठीक है,